देखिए, आपका जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है टॉपिक का? फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया मैं पूरी आपको पढ़ा चुका, अच्छे ढंग से सीधे खड़े हो जाओ। और उनको प्रभावित करने वाले, भाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों की जाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ और सिर्फ भोजन बनाने के लिए की जाती है। एडिशनल में ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो रही है, लेकिन मेन जो प्रक्रिया है यह काय के लिए? फूड प्रिपेयर करने के लिए, यानी भोजन को बनाने के लिए है। जब भोजन ही नहीं बनेगा तो इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब क्या है? भोजन कम मात्रा में बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पर जो फसल होती है तो कोई गेहूं का दाना बहुत मोटा होता है किसी फली में, किसी में सिकुड़ जाता है, या किसी भी फल की बात कर लें या किसी भी फसल की मैं बात करता हूं, तो यानी कि जिसमें गेहूं का दाना बारीक रह गया, पतला रह गया, या कोई भी फसल में पतला रह गया है, तो आप ये सोचिए कि वास्तविक तौर पर उसमें भोजन कम बना है, उसमें भोजन का निर्माण कम हुआ। क्यों? क्योंकि भोजन का जो निर्माण होता है पत्तियों में, वहां से आकर मुख्य रूप से सीड में डिपॉजिट हो जाता है, फल में मुख्य रूप से डिपॉजिट हो जाता है। क्या? तो अर्थात भोजन बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अर्थात फूड प्रिपेयर करने की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वह प्रोसेस एक बहुत अच्छे ढंग से होगा, तब ही मुख्य रूप से भोजन का निर्माण सही ढंग से हो पाएगा और आपको फसल अच्छी प्राप्त होगी, या फसल के रूप में चाहे फल हो चाहे कोई सीड भी हो, फसल अच्छे ढंग से प्राप्त होगी। अब इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जैसे क्या क्या आ सकती है आपका? जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, पानी है, ये तो आपको बाहरी माध्यम से मिल रहे हैं। ये कहां से मिल रहे हैं? बाहरी माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो स्वयं उसके फैक्टर होते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? जैसे लीव्स हैं, यानी पत्तियां होती हैं, क्लियर। दूसरा मुख्य रूप से मेसोफिल सेल्स होती हैं। तीसरा मुख्य रूप से आपके क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल को छोड़ दिया जाए तो शेष जो मैंने ऊपर बताया, चाहे लीव्स हो, क्लोरोप्लास्ट हो, मेसोफिल हो, इनकी संख्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या? पत्तियां की संख्या अच्छी होगी, लीव्स की नंबर अच्छी होगी तो फूड उतना ही बनेगा। लीव्स में मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट अच्छा होगा तो क्लोरोफिल भी अच्छा होगा। क्या? मतलब क्लोरोप्लास्ट की संख्या अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर क्लोरोफिल की मात्रा भी अच्छी होगी। क्या? लीफ बड़ी होगी तो उसमें भोजन का निर्माण अच्छे ढंग से होगा। लीव्स ओल्ड होगी या नव युक्त होगी, मतलब नव जीवन, मतलब नई बनी है या बहुत पुरानी हो चुकी है, उनमें भोजन का निर्माण कम होता है। क्या? भोजन यानी मैच्योर परिपक्व लीव में भोजन का निर्माण अधिक होता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किसी ना किसी रूप में प्रभावित कर सकते हैं, यदि इनको पर्याप्त मात्रा में कोई चीज उपलब्ध नहीं हुई जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। तो बेटा इन कारकों को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? इन कारकों को दो भागों में डिवाइड कर दें। पहला जो है इंटरनल है, दूसरा जो है एक्सटर्नल। यानी इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाहर। अब सबसे पहले कोई एक परिभाषा पूछ ली कि इंटरनल फैक्टर के डिफाइन करो, तो क्या बताओगे? यानी प्लांट्स के स्वयं के जो फैक्टर होते हैं, अर्थात प्लांट्स के जो स्वयं के फैक्टर होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं,
वह भी मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। अब अंदर के फैक्टर क्या क्या होते हैं? लीव्स में क्या? नंबर, साइज, ओरिएंटेशन एंड एज। लीव्स में ये चीज अभी बताते हैं धीरे धीरे। मीजोफिल सेल्स, अगला क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोफिल और कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ये आपके आंतरिक कारक हैं, ये आपके पेड़ पौधों में पाए जाने वाली कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इधर आ जाओ ना, नहीं दिखाई दे रहा, इधर खड़े हो जाओ, बीच में खड़ी तो रहना है तुमको, बैठना नहीं है। ये जो कुछ मैंने आपके वर्ष लिखे हैं, सभी लोग जानते होंगे कौन सा भाग कहाँ पाया जाता है, सभी को पता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, जो इन पौधे के, प्लांट्स के स्वयं के भाग हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, कारक के रूप में जाने जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? फोटोसिंथेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के ये प्लांट्स के स्वयं के पार्ट हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर? पहली बात तो क्लियर। इधर भी समझते रहना तुम लोग भी बेटा, बायोलॉजी के ही हो। तो ये मतलब क्या है, कारक को प्रभावित, मतलब फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। अब बाह्य कारक कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जो मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसे लाइट इंटेंसिटी, दूसरा टेम्परेचर, CO2 और वाटर, क्या? और पानी। क्लियर? आंतरिक कारक ये हैं जो स्वयं के कारक हैं प्लांट्स के, ये फैक्टर स्वयं प्लांट से रिलेटेड है। ये क्या प्लांट से रिलेटेड है? एक्सटर्नल में भाई लाइट है, लाइट तो बाहर पाई जा रही है, प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी लाइट के माध्यम से मिलता है या हीट दो। CO2 वातावरण में पाई जा रही है और पानी भी बाहर पाया जा रहा है। तो ये जो फैक्टर मैंने आपको लिखे, ये फैक्टर कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक एक करके अपने को समझना है। तो सबसे पहला इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में लीव्स है, पत्तियां। आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर का मतलब सब जानते हैं, संख्या, नंबर का मतलब सब जानते हैं ना, संख्या। तो पेड़ पौधों में यदि पत्तियों की संख्या, लीव्स की नंबर अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी अच्छी होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी होगी। एक पौधा ले लो जिसमें 1000 लीव्स लगी हो, एक ले लो जिसमें 50 लगी हो, तो फोटोसिंथेसिस किसमें अच्छी होगी? होगी कि नहीं होगी? तो स्वाभाविक है कि नंबर बहुत अच्छी होना चाहिए। फिर साइज आप लोग देखते होंगे कि नीम के प्लांट्स की पत्तियां छोटी होती हैं, पीपल की बड़ी होती हैं। तो किसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी होगी? पीपल वाली पत्ती में। क्लियर? तो साइज भी क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, छोटी एक ये है फिंगर लाइक लीव्स, तो लाइट इस पर पड़ रही है तो ये लाइट्स को कम एब्जॉर्ब कर रही है, ये पत्ती लाइट को कम एब्जॉर्ब करेगी, और जबकि ये वाली पत्ती है वो
सरफेस एरिया यानी लीव्स का सरफेस एरिया हो गया कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ गया तो लाइट को एब्जॉर्ब अधिक करेगी, तो जिसके कारण क्या होता है कि साइज की वजह से भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी होगी। फिर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में कल मैंने आपको बताया था कि एक लीव्स इस प्रकार से हो और एक लीव्स इस प्रकार से हो, क्या तो स्वाभाविक है कि सनलाइट जो पड़ेगी वो इस पर, इस वाले भाग में पड़ेगी ये यूं, और इस वाले जो सनलाइट वो तो इस पर पड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि यहां जो पड़ रही है और इस पर पड़ रही है, तो फूड प्रिपेयर कहां अच्छा होगा, इस वाले पर, इस वाले पर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस एरिया, इस पर लाइट अधिक पड़ेगी, तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी अधिक रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अधिक होगी। तो ये ओरिएंटेशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। फिर लीव्स की एज, लीव्स की एज से तात्पर्य क्या है कि एक तो नव जीवित मतलब कि जो तुरंत बनी है वो लीव्स, और एक बुढ़ापे वाली यानी ओल्ड एज वाली लीव्स होती है, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सही ढंग से नहीं होती है। जबकि जो मैच्योर लीव्स होती है, परिपक्व लीव्स जो होती है, उसमें मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब तुम तेज दौड़ोगे कि मैं तेज दौड़े हूं, हैं? कौन दौड़ेगा तेज, तुम दौड़ोगे, क्यों, क्योंकि तुम अभी नया खून कह सकते हो, और हमारी तो उम्र 50 के अभी को आएगी क्या, तो स्वाभाविक बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए, तो निश्चित तौर पर मेरे अंदर जो है एजिंग कंडीशन आ गई, जीर्णता जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी स्वाभाविक है कि मेरे प्रत्येक सिस्टम की सेल्स हैं वो एजिंग में पहुंचने लगी, धीरे धीरे खत्म होने लगी है। समझ में आया कि नहीं, तो स्वाभाविक है जब सेल्स मेरे अंदर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है, मतलब जो खत्म होती जा रही, संख्या कम होती जा रही है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से मैं कम तो कर पाऊंगा मेहनत आप लोगों की तुलना में, तेज कम दौड़ पाऊंगा, कोई भी वर्कआउट हो, बस पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम। तो एक ये मुख्य रूप से तो स्वाभाविक है मैच्योर जो लीव्स होंगी उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी होगी, ना कि नवजीवित सेल मतलब जो तुरंत बनी हो और या अधिक एज वाली सेल, ठीक है, लीव्स में सॉरी। तो एक चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ लीव्स में। दूसरा आता है मेजोफिल। निश्चित तौर पर आपको पता है कि मैं कई बार बता चुका, लीव्स में मेजोफिल सेल्स पाई जाती है, मेजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जब मेजोफिल सेल की नंबर अधिक होगी तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी अधिक होगा, क्लोरोप्लास्ट अधिक होगा तो निश्चित तौर पर क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी, यानी कि ये कहा जाए मेजोफिल सेल्स भी डेवलप होनी चाहिए, क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी अधिक, यहां नंबर है ये नंबर, और ये क्या है नंबर, और क्लोरोफिल में क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, यानी क्लोरोफिल की मात्रा जितनी अच्छी होगी तो स्वाभाविक है सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, सनलाइट को कैप्चर कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट नहीं कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, क्या, तो क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब आपको प्रश्न ये करना चाहिए था महानुभावों को कि सर CO2 यहां भी लिख रहे हो, CO2 यहां भी लिख दिया आपने, एक्सटर्नल में भी लिख दिया और इंटरनल में भी लिख दिया, लेकिन प्रश्न किसी ने नहीं किया, प्रश्न किसी ने नहीं किया। तो क्या कारण है कि भाई प्लांट के अंदर भी तो CO2 बन रही है, पता है क्या है, प्लांट के अंदर भी CO2 बन रही है कि नहीं बन रही है, कैसे बन रही है बताओ तुम, रेस्पायरेशन प्रोसेस के फलस्वरूप, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 बनती है कि नहीं बनती है। तो आपने देखा होगा कि पीछे पढ़ा के आया कि दिन में तो ये CO2 बाहर नहीं निकल पाती, रात में बाहर निकलती है, तो स्वाभाविक है कि वो CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, यदि वो CO2 की कंसंट्रेशन कम है तो फोटोसिंथेसिस सही नहीं होगी, और उसकी सांद्रता अधिक है तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी होगी। तो उससे तात्पर्य है कि जो स्वयं प्लांट की जो CO2 की कंसंट्रेशन होती है वो सांद्रता किस प्रकार की है, तो ये ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि सर ने धोखे से लिख दिया हो गलती से कि इधर क्या आया आ गया, वो CO2 अलग है, ये CO2 अलग है,
इसमें किसी को क्वेश्चन करना है क्या? हाँ, एनी डाउट? चलिए, तो अब अपन मुख्य रूप से इसको मिटाते हैं, दूसरे उस पर आते हैं। ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं रहा। तो इंटरनल फैक्टर अपने मुख्य रूप से समझ में आ चुके आप लोगों के। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर से पहले थोड़ी सी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1905 में एक लॉ दिया था, लिमिटिंग फैक्टर अफेक्टिंग वाला, लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नियम दिया था। अब भैया ये क्या होता है? वैज्ञानिक का मुख्य रूप से ब्लैकमैन का कहना यह था कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्रियाएं जो एक से अधिक कारक द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिनमें एक से अधिक कारक के फलस्वरूप वह क्रियाएं चलती हैं, तो उन पर जो एक कारक जो सबसे मिनिमम वैल्यू पर होगा, जो सबसे कम वैल्यू पर होगा, तो वह मुख्य रूप से उसको प्रभावित कर सकता है। जैसे लाइट ले लो, टेम्परेचर ले लो, CO2 ले लो, H2O ले लो। इधर बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या भैया, क्लोरोफिल की मात्रा कम कर दो तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? सही ढंग से होगी? यानी कि लिमिटिंग फैक्टर मतलब एक सीमित जो मिनिमम वैल्यू है, जो कम से कम वैल्यू है, उससे कम पर जाती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी। तो वह जो मिनिमम वैल्यू वाला जो फैक्टर है, वह उसको मुख्य रूप से प्रभावित करेगा, भले अन्य जो कारक है, फैक्टर है, वो चाहे कितनी भी मात्रा में क्यों ना बने रहे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए लाइट, वैसे एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। लाइट है, बहुत अच्छी मिल रही है आपको। क्या? लाइट बहुत अच्छी मिल रही है। इस प्लांट को टेम्परेचर भी अच्छा मिल रहा है, CO2 भी अच्छी मिल रही है, लेकिन किन्हीं कारण ये जो रूट्स है इसमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा भाई? फोटोसिंथेसिस सही होगी भाई? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस CO2 प्लस H2O में होती है, तो कहां से सही ढंग से हो पाएगी? तो जो मिनिमम वैल्यू इसकी है पानी की, वह मुख्य रूप से उसको अफेक्ट कर रही है, वह उसको प्रभावित कर रही है। किसको? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। किसको प्रभावित कर रही है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित कर रही है। तो यही क्या कहलाता है? लिमिटिंग फैक्टर कहलाता। और ऐसा यह नाम किसने दिया था, नियम किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। कब दिया था? 1905 में। कब दिया था? 1905 में मुख्य रूप से ये लॉ इनके द्वारा दिया गया था। चलो, एक ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, टेम्परेचर का ले लूं भैया। अब अपने पौधे को लाइट बहुत अच्छी दे दी, CO2 भी अच्छा दे दिया, पानी भी दे दिया, लेकिन इन प्लांट्स को ले जाकर -18 डिग्री पर रख दीजिए, 18 डिग्री टेम्परेचर कर दीजिए माइनस में, तो क्या होगा? लाइट भी मिल रही है, CO2 भी है, पानी भी है, लेकिन टेम्परेचर नहीं है। तो वह टेम्परेचर मुख्य रूप से क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट देख लीजिए, क्या? लाइट देख लीजिए, तो स्वाभाविक है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सनलाइट होती है उसका मात्र 10% ही पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए पर्याप्त होता है। 90% से अपने को कोई मतलब नहीं है, 90% से अपने को कोई लेना देना नहीं है, केवल 10% ही सफिशियंट है। लेकिन इस 10% से यदि कम होता है तो मुख्य रूप से वहां फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही ढंग से नहीं हो पाएगी। जनरली ये लिमिटिंग फैक्टर इस वजह से, मतलब ये लाइट
लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आता, रेयरली एक्सेप्शंस, अपवाद छोड़ दिए जाएं, अपवाद छोड़ दिए जाए तो ये कभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि 10% तो लाइट वैसे मिल जाएगी। भाई देखो यहां से ये रिफ्लेक्ट लाइट हो रही है, आप इस लाइट को बंद कर दो, ये रिफ्लेक्ट वाली, आप लोगों ने देखा होगा कुछ पौधे कमरे में रख दो तब भी पनपते रहते हैं। क्या? तो क्या है, वहां से जो लाइट पड़ी वो इस दीवार पर आई, और इस दीवार पर चाहे पेड़ पौधा किसी भी डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्ट हो रही है चारों ओर। कुछ पौधे कमरे के अंदर भी जीवित रहते हैं कि नहीं, तो वो ये झरोखे वाली जो लाइट होती है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट बंद कर दो तो कमरे में उजाला रहता। अब ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं है कि जो चारों तरफ से झरोका, सर हमने तो झरोके नहीं बनाए, जो कह दो खिड़की नहीं बना रहे जी लोग, फिर कहाँ से लाइट आ जाएगी, तो पौधों कहाँ से आ जाओ, हमें प्लांट्स भी कहाँ से आ जाएगा, भाई रखोगे मर जाएगा। तो स्वाभाविक है कि वो रिफ्लेक्टिंग वाली जो लाइट होती है, वो जिनको कम लाइट की आवश्यकता होती है वो, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 10% वाला। तो आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल कल जैसे बताया भी था, घने जंगल जहाँ होते हैं, क्या घने जंगल होते हैं, तो उस जगह मुख्य रूप से क्या होता है, जो छोटे पौधे होते हैं वहाँ पनप नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तक लाइट की रेज पहुंच ही नहीं पा रही हैं, सूर्य प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। उस जगह वह लिमिटिंग फैक्टर हो गया। सामान्य तौर पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आ रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप जैसे घर के कमरे में रख दो तो डायरेक्ट लाइट नहीं पहुंच रही, या फिर घने जंगल होते हैं वहां लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो उस जगह लिमिटिंग फैक्टर लाइट होता है। लेकिन सामान्य तौर पर आवश्यकता 10% बहुत होती है। तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, लिमिटिंग फैक्टर कहलाते हैं। अर्थात जब कोई प्रोसेस एक से अधिक फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, या एक से अधिक फैक्टर के द्वारा संचालित होती है, तो उसके लिए एक इन चारों में से या जितने कारक हैं उनके लिए एक मिनिमम वैल्यू वाला कारक भी मुख्य रूप से बहुत आवश्यक होता है। तो फॉर एग्जांपल धीरे धीरे पढ़ लो, वैसे तो मैं समझा चुका, एक एक करके पढ़ लीजिए। इसी को लिमिटिंग फैक्टर कहा गया। लाइट इंटेंसिटी, आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट का सोर्स कौन है, सिर्फ और सिर्फ सन है। क्या? सामान्य तौर पर जितनी भी लाइट मिल रही है उसका 10% ही प्लांट्स यूज करते हैं। कितना? सिर्फ 10% ही प्लांट क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। 10% से ही प्लांट यूज करके खुद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है, प्लांट्स को कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन इस कारण से यह लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आ रहा। लेकिन जब घने जंगल वगैरह होते हैं या बंद कमरे में रख दो तो उस दौरान रूप से ये लिमिटिंग फैक्टर में आ जाता है, क्योंकि उनको वहां घने जंगल में लाइट रेज नहीं पहुंच पाएंगी, प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी, तो जिसके कारण वह भोजन नहीं बना पाएगा। लेकिन स्वाभाविक ये है कि लाइट इंटेंसिटी को टेम्परेचर से मत जोड़ देना। जब आप किसी प्लांट्स पर अत्यधिक लाइट डालेंगे, भाई स्वाभाविक है ये लाइट है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, यहां से एक ये लो, ये अब आप कहो कि सर ने कहा था कि जितना अधिक कर दोगे उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस चलेगी, जितनी अधिक लाइट कर दो उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी। नो भाई, जैसे लाइट बढ़ती चली जाएगी तो डार्क रिएक्शन में रुबिस्को एंजाइम थे, मैंने बताए थे आपको, ध्यान हो, केज एंजाइम बताए थे क्या, तो वहां क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगी। क्या? क्लोरोफिल ही नहीं बन पाएगा सही ढंग से, क्लोरोफिल कार्य करना बंद कर देगा। क्या? टेम्परेचर को एंजाइम से समझाएंगे, यहां आप क्लोरोफिल ले लो, क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी। तो इस वजह से मुख्य रूप से लाइट को अत्यधिक बढ़ाने पर, यह नहीं कि प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अधिक होगी, एक स्थिति में मुख्य रूप से ये ठीक है, एक निश्चित सीमा तक किसी की मात्रा बढ़ाई जाती है, उसी दौरान फोटोसिंथेसिस कोई भी प्रोसेस होती है बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वह अपने आप ये टेम्परेचर, भाई लाइट बढ़ती है तो ये टेम्परेचर में भी बढ़ता है, लेकिन दोनों कारक अलग अलग है। दोनों कारक टेम्परेचर को, जैसे लाइट वहां भी मिलती है, सर्दियों में वाले जो इलाके होते हैं उस जगह भी तो लाइट रहती है, सूर्य प्रकाश रहता है कि नहीं रहता है, तो स्वाभाविक है, लेकिन तब भी ठंडा इलाका रहता है, यानी टेम्परेचर चीज अलग होती है, लाइट चीज अलग होती है। तो टेम्परेचर
एक निश्चित टेम्परेचर पर, यानी ऑप्टिमम जो कहा जाता है, ऑप्टिमम जो मिनिमम वैल्यू है, जो प्रभाव मतलब जिसके कारण वह प्रोसेस हो रही है, तो उस समय जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ती चली जाए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह अपने आप, क्यों, यदि बहुत अत्यधिक बढ़ा दी तो जो एंजाइम है वो एंजाइम नष्ट हो जाएंगे, और जब एंजाइम नष्ट हो गए तो मुख्य रूप से जो डार्क रिएक्शन चल रही है, वो डार्क रिएक्शन जो एंजाइम की उपस्थिति में चल रही है वो नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो भोजन कहाँ से बनेगा? तो इस कारण से मुख्य रूप से टेम्परेचर भी एक निश्चित मात्रा तक ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत अच्छा करता है। यदि कम या बहुत अधिक कर दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। CO2, प्लांट के अंदर की CO2 की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, वो चीज अलग थी, लेकिन वातावरण में जो CO2 पाई जा रही है, वातावरण में जो CO2 पाई जा रही है, वो CO2 मुख्य रूप से कितनी होती है? वेरी गुड। मतलब कि सामान्य तौर पर जो CO2 होती है वो ये परसेंटेज होती है, इस सांद्रता पर प्लांट ये कहते हैं भैया हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, इस सांद्रता पर हम फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से प्लांट ये कहते हैं कि भैया इसको आप इतना कर लो तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या कर लोगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी ढंग से होने लगेगी। तो वो तो आप और हम लोग बहुत अच्छा ढंग से कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, व्हीकल्स की नंबर बढ़ती चली जा रही है, फैक्ट्रियों की नंबर बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो CO2 तो पेड़ पौधों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो कि नहीं सर हम तो इतना योगदान दे देंगे, 5 से 10% कहेंगे कर देंगे, तुम कहो तो हम तो भोजन बनाने में इतना कर देंगे, लेकिन भैया दूसरा सिस्टम भी तो बिगड़ेगा, कि नहीं बिगड़ेगा? तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से इतनी ही कर लोगे तो वो बहुत अच्छा होगा, तो जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी ढंग से होने लगती है। लेकिन यहाँ दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, C3 C4। भाई स्टोमेटा बंद कर दो, भैया कछु नहीं करो, सब वैज्ञानिक लगा दो, सब जनता को लगा दो, ऐसा करो तो ये CO2 को बाहर मत निकलने दो। देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रात में कितनी CO2 को निकाल लोगे, लेकिन व्हीकल वाली CO2 तो बंद करो। तो स्वाभाविक ये है कि जब स्टोमेटा जो रहते हैं उस CO2 को रोकने से क्या फायदा होगा? तो C3 जो C4 जो प्लांट होते हैं, उन C3 के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। C3 और C4 जो प्लांट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि C3 तो सीधे सीधे प्रोसेस करता है। आपको पता है कि लाइट रिएक्शन कहां चलती है? ग्राना में यानी थाइलेकॉइड में, और डार्क रिएक्शन कहां चलती है? स्ट्रोमा में। तो आपको पीछे में पढ़ा के आया हूं कि डार्क रिएक्शन के दौरान RUBP डायरेक्ट CO2 को पकड़ लेता है, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? तो ये तो सीधा साधा, चलो पकड़ लो कितनी कंसंट्रेट पकड़ लेता है। तो ये जो है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर जो एयर वैल्यू होती है, उस पर सैचुरेशन आती है। 450 माइक्रोलीटर पर लीटर एयर वैल्यू पर इसकी सैचुरेशन आती है। अभी बताऊंगा सैचुरेशन क्या होती है। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं वो थोड़े से चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। क्या? थोड़े से चालाक प्रवृत्ति होते हैं। वो कैसे भैया? कि वो जो कहते हैं हम तुम्हारी CO2 पकड़ेंगे नहीं डायरेक्ट, हम आपकी CO2 को डायरेक्ट कैप्चर करेंगे ही नहीं। तो फिर कैसे कैप्चर करोगे? तो वो ये कहते हैं कि ऐसा करेंगे, हम पहले हम मीजोफिल सेल्स में पहुंचाएंगे। पहले हम CO2 को कहां पहुंचाएंगे? मीजोफिल सेल्स में पहुंचाएंगे। और मीजोफिल सेल्स में आपको ध्यान हो, लास्ट प्रोडक्ट मैंने बताया था क्या भाई, मीजोफिल सेल्स में इसको कैप्चर कौन करता है? PEP। RUBP नहीं कर रहा, PP करता है। OAA बनता है, फिर OA के बाद मैलेट बनता है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड कहां आता है? वंडल शीथ सेल में आता है। कहां आ रहा है? वंडल शीथ। देख डायरेक्ट नहीं ले रहा है, कितना तेज है। CO2 डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर रहा है C4 प्लांट्स, वो कैसे कर रहा है? इनडायरेक्ट में कर रहा है, कि मैलिक एसिड के रूप में कर रहा है। तो वहां मुख्य रूप से सैचुरेशन जो आती है वह कितने पर आती है? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर एयर वैल्यू पर आती है। ये क्या होता है? जैसे
360 पर जैसे हुआ तो क्या हुआ, पैरेलल हो गया। अब यानी कि फोटोसिंथेसिस देखिए धीरे 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 बढ़ाते चले गए, बढ़ी, लेकिन इस स्थिति पर जाकर क्या हुआ, बंद हो गई बढ़ना। तो ये कौन से प्लांट्स होती है, C4, ये यानी इसकी सैचुरेशन होगी, मतलब इसके बाद आप कितनी भी CO2 बढ़ाते चलो, कुछ भी करते चलो एयर में, कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर C4 के लिए क्या, C3 के लिए क्या होगा, देखिए ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसकी सैचुरेशन इस पॉइंट पर आ रही है, इसकी सैचुरेशन कहाँ आ रही है, यानी ये C3 के लिए हुआ जो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर एयर वैल्यू पर मुख्य रूप से आती है। तो ये मुख्य रूप से क्या होती है, CO2 की मात्रा, जो थोड़ी सी ये कंसेप्ट याद, मात्रा याद रखनी पड़ेगी। तो ये CO2 इस प्रकार से अफेक्ट करता है। फिर आता है पानी, सभी को पता है, क्या सभी को पता है भैया कि पानी भी प्रभावित करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ड्राई एरिया में चले जाओ, रेगिस्तान एरिया में, वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सही ढंग से नहीं होती, क्योंकि वहाँ को प्लांट को जीवित रखने के लिए प्लांट्स को अपने आप क्या करना पड़ता है, लीव्स को मॉडिफाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लीव्स को मॉडिफाइड करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि पानी की मात्रा कम है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कम होगी। भैया कोई प्लांट आपने घर में लगाया, कहीं लगाया, सूख रहा है, तो आप उसको पानी की मात्रा बढ़ा दो, पानी की मात्रा बढ़ा दो तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से वह हरा हरा दिखाई देने लगेगा। तो स्वाभाविक ये है कि यदि पानी की मात्रा जिस स्थान पर कम है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होगी, और पानी की मात्रा यदि बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये आपके होते हैं फैक्टर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो इतना आपको पढ़ना है। क्लियर। अब इसमें से यदि किसी को क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है, तो कर सकता है बिल्कुल। एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन हो? नो?